South Africa's first democratically elected president and freedom fighter Nelson Mandela has beautifully said, "The greatest glory lies not in never falling, but rising every time we fall." I repeat, the greatest glory lies not in never falling, but rising एवरी टाइम वी फॉल। मतलब असली महानता इस बात में नहीं है कि आप कभी गिरे ही ना, आप कभी फेल ही ना हो। असली महानता इस बात में है कि जब भी आप नीचे गिरे, जब भी आप फेलियर का सामना करें, आप फिर से उठ खड़े हो, आप फिर से हिम्मत करें और फिर से कोशिश करके जीत पाएं। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। होप करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और तैयारी एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त चल रही है। शुरू करते हैं सेशन को आप सभी के बहुत बहुत स्वागत से। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो प्लीज एक बारी हेड्स अप दे दो इन द चैट बॉक्स, ऐसे थम्स अप कर दो, ऐसे हार्ट्स बना दो, ऐसे फायर इमोजीज लगा दो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। फिर हम शुरू करते हैं। आई कैन सी वैरायटी ऑफ कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। रिद्धि, आयुष, सोनम, रीना, मनीष, ज्योति, रोशन, अंशिका, इशिका, एकता, रमन, पप्पू, आरव, सुप्रिया, क्या बात है। ऑल आर हियर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब ठीक ठाक? कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन भाई, ये बताओ मुझे। बढ़िया सब? कोई प्रेशर, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? है तो बता दो, अभी सब सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग। आगे चलते रहिए, जो जो चीजें हैं लाइफ में उनको एंजॉय करते रहिए। गिव योर बेस्ट शॉट, है ना। लिव इट थ्रू। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो भी मौका आए जीवन में उसको अच्छे से जिए आप, है ना। चाहे खेल रहे हो तो खेलो अच्छे से, भर के पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ताकि हर एक मूवमेंट को आप अच्छे से जी लो। लेट द मूवमेंट ब्रीद, ये बोला जाता है। तो जो भी मूवमेंट आपका है उसको अच्छे से जियो, उसको अच्छे से ब्रीद करने दो, ताकि आप उसको अच्छे से जी सको। ये आप लोगों का एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, तो आप नाखुश कभी नहीं होंगे, स्ट्रेस में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मस्त रहिए, हम लोग सब कवर कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल चिंता ना करो यार। फाइन, ठीक ठाक। आप मतलब बढ़िया, सब बढ़िया। आप लोगों ने थम्स अप दे दिया मेरे को, ऐसे फायर इमोजीज भी बना दिए हैं चैट बॉक्स में, आप लोगों ने आग लगा रखी है बिल्कुल। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, फाइन। तो बच्चा पार्टी, कल ही हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने कवर किया है नेल्सन मंडेला का पार्ट 1। बहुत अच्छी बात यह कि आज ही हमारा दूसरा लेक्चर इसका हो गया। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको बोलूं, हो सकता है इसी चैप्टर से आप 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन अपने एग्जाम में देख लें। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और एक लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे पक्का पक्का इन द एग्जाम। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या? मैंने आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर को नोट्स की फॉर्म में डिजाइन कर लिया है। कल आप लोग को पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, उन्हीं नोट्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। आज हम नोट्स के थ्रू ही पार्ट 2 भी कवर करेंगे। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जो भी क्वेश्चंस है वो सारे कर डालेंगे अच्छे से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में थोड़े टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? रेडी है, रेडी। अच्छा, प्रतीक सर ने पहली क्लास आपकी ले ली। हाँ यार, प्रतीक सर ने बोला था गेम कराना है। ठीक है, तो गेम कराते हैं, चलो, है ना। लेट्स हैव अ गेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक सर की पहली क्लास रही होगी ना आज? कैसी रही भाई पहली क्लास आप लोगों की एआई एक्सपर्ट के साथ? मजा आया होगा आप लोगों को, है ना। बढ़िया, ठीक है। ओके, चलो गेम करते हैं। बिल्कुल डन यार, बिल्कुल पक्का गेम। हाँ, प्रतीक सर नहीं भी बोलते तो भी मैं करा देता, पर अब तो क्योंकि उनसे बात हुई, आप लोगों के सामने बात हुई है पूरी, तो फिर तो गेम कराना बनता ही है ना। आई कैन नॉट बैक फ्रॉम दिस प्रॉमिस दैट आई मेड। फाइन, चलो, ओके। हियर इज द गेम। ये रहा आपका गेम। चलिए शुरू करते हैं फिर हम गेम को। बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा गेम है, आपको जवाब देना है। रेडी हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ गलती कर जाएंगे इस गेम में। देखते हैं आप लोग सारे के सारे जवाब सही दे पाते हो कि नहीं दे पाते। लेट्स सी, हियर वी बिगिन। गेस द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर्स। आपको ये पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ 5 सेट ऑफ पिक्चर्स हैं आपके सामने। आपको ये वर्ड्स गेस करने हैं और चैट बॉक्स में कमेंट करने हैं ये कौन कौन से वर्ड्स की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, बात जो है आप, बहुत ही सिंपल सा गेम है। रेडी हैं आप लोग? ऑलवेज रेडी हैं। कोई बोल रहा है सर हम तो रेडी रहते हैं सर, बॉर्न रेडी। ठीक है, बताओ। सबसे पहला बिल्कुल सही, मिल गया जवाब मुझे। सन एंड देन यू हैव अ फ्लावर, तो सनफ्लावर। इससे इजी क्या होगा, है ना, बहुत इजी है। आगे बताओ, अटकने वाले हो तुम, मुझे लगा 2 ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिनमें तुम अटकोगे ही पक्का। बताओ, ये वाला बता दो। लेट्स सी। ओहो, दूसरा ही बता दिया तुम लोगों ने। रेन एंड देन दिस इज अ बो, तो रेनबो बन गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाला बताओ। थर्ड बताओ, थर्ड।
थर्ड भी इजी है, फुटबॉल है ना, थर्ड तो आसान है ही, ठीक है फुटबॉल। नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये वाला बताओ तो मानू मैं, देखते हैं तुम लोग बता पाओगे कि नहीं। यार तुम लोग तो सारी बता दे रहे हो, हाय ऐसे कैसे कर पा रहे हो तुम लोग? एआई की मदद तो नहीं ले रहे हो तुम लोग कहीं? हैं ऐसे ही कर लो बिना एआई के, भाई एआई तो कर ही देगा। तुम क्या करोगे फिर अगर एआई का यूज कर रहे हो तो? चलो ठीक है फाइन, इजी। ये वाला भी इजी है, दिस इज अ कप एंड देन दिस इज अ केक, कप केक बन गया, फाइन। एंड लास्ट वन ये वाला, ये वाला बता दो एक बारी जरा, चलो इसमें तो तुम लोग अटकोगे ही पक्का मुझे लग रहा है। लेट्स सी तुम लोग इसको कर पाते हो कि नहीं। ओ भाई इसका भी जवाब तुमने दे दिया, सही, बढ़िया, नाइस। कोई बोल रहा है म्यूजिक बुक, कोई बोल रहा है कुछ ऑडियो बुक। ऑडियो बुक भी वैसे हम सही मान सकते हैं ना, दिस इज अ साइन जो कि रिप्रेजेंट करता है तो ऑडियो को या नोट को। नोट देखा ना आप, म्यूजिक में नोट्स यूज किए जाते हैं, तो नोट एंड देन बुक, नोटबुक, ठीक है। म्यूजिक बुक प्रिसाइसली एक्यूरेट नहीं है, म्यूजिक बुक तो आई डोंट थिंक कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट आई एम अज्यूमिंग म्यूजिक बुक तो एग्जिस्ट नहीं करता है। नोटबुक वैलिड है, ऑडियो बुक वैलिड है, दोनों सही है। तो आप सभी के जो 5 रिस्पॉन्सेज है बच्चा पार्टी वो ये रहे, दिस इज अ सनफ्लावर, देन दिस इज अ रेनबो, फुटबॉल, कपकेक, फाइनली नोटबुक। ये रहे आपके 5 रिस्पॉन्सेज। अगर आप लोगों के पांचों सही हैं तो एक बार बता दो मुझे। आई एम अज्यूमिंग कि पांचों सही होंगे, वैसे इजी था ये गेम बिल्कुल, है ना, इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस। मजा भी आया होगा पूरा भरपूर तुम लोगों को, आनंद तो तुम लोगों को भरपूर आता ही है गेम्स खेलने में, ठीक है फाइन। 4 आउट ऑफ 5 आया, 3 आउट ऑफ 5, इट्स ओके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके इसमें एक आध नंबर नहीं भी आया, पूरे नहीं गेस कर पाए, इट्स ओके। गेम आपको सिर्फ और सिर्फ वार्म अप करने के लिए था, ताकि अब आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं अच्छे से। मजा आ गया होगा तुम लोगों को, मुझे बहुत मजा आता है ऐसी पजल्स करने में, इसलिए मुझे लगता है ये मजा मैंने को तुमको भी पास ऑन करना चाहिए। ओके फाइन, 5 on 5 दिख रहा है, किसी के तो 6 आ गए हैं 5 में से। ये कौन धुरंधर है भाई? ये कौन सा छठा क्वेश्चन जिसका जवाब तुमने दिया जो मैंने पूछा ही नहीं है? मेरे मन का सवाल का कोई जवाब दे दिया क्या तुमने? चलो ओके, ऑल राइट देन, लेट्स हैव अ कपल ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की फॉर्म में इनको करेंगे हम। द सिक्योरिटी गार्ड रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। आई एम अज्यूमिंग मैंने ये क्वेश्चंस आपको पहले नहीं कराए हैं, अगर करा दिए तो एक बारी बता देना, और बता दिए हैं पहले तो एक बारी फिर तो इस बार 100 on 100 आने चाहिए, सब बच्चों को सही जवाब देना चाहिए इसका। बताओ, चलो देखते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ पोल। पोल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे एक पोल आएगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है, दीजिएगा जवाब, और ठीक है दो फटाफट से जवाब दो बच्चा पार्टी, कम ऑन। इजी पीजी है ना, बहुत ही आसान है भाई, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं मानना इसको तुम। अच्छा, इन क्वेश्चन का गोल क्या होता है जो स्टार्टिंग में हम गेम क्वेश्चंस करते हैं? टू गेट यू वार्म्ड अप, एंड देन वोकैबुलरी क्वेश्चन जो हम करते हैं उनका पर्पस प्योरली होता है कि आप कुछ नए वर्ड सीख लें। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नए वर्ड्स आप कुछ सीख लेंगे, वोकैबुलरी एनरिच होगी, आप उनको बोलते हुए लिखते हुए अगर यूज करेंगे अपने आंसर्स में, तो एक फ्लेयर ऐड करेगा आपको, एक एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स, एक तरह से एक्स्ट्रा मार्क्स वो देके जा सकते हैं, ठीक है ना? ओके, ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, यार तुम लोग को बड़ा मैटर करता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बच्चा पार्टी, हम लोगों का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, अप्रॉक्सिमेटली 1 hour 15 minutes, वही जो है ना, हो सकता है 1 घंटे में भी खत्म हो जाए, क्योंकि बचाव पोर्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं है वो। ओके, तो करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट होना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही अलर्ट था पूरी रात, ये कुछ सेंस है मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज as he found a better one soon after। blessing in disguise एक idiomatic expression है, इसका मतलब आप लोगों को बताना है, बताइए। blessing in disguise का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को बताना है, बताइए फटाफट से, ठीक है बताओ फटाफट से बताओ। सर टुडे 3 क्लासेस, कोई नहीं यार, ये वाली आपकी मैं ज्यादा लंबी नहीं चलने दूंगा, चिंता ना करो, है ना। तो अगर आप थक गए हो थोड़ा सा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। पूरे दिन स्कूल करके आया है बच्चा, फिर स्कूल से आते ही यहां पर क्लासेस करने लगा है, आई अंडरस्टैंड, है ना। आपको जल्दी फ्री कर देंगे आज हम, चिंता ना करो। और ये क्लास भी हम हंसते खेलते मजे में करेंगे यार, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा प्रेशर में आके ऐसे पढ़े कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल तब भी पढ़ रहा है। तो आई वांट कि नेचुरली मन हो चीजों को करने का, और उसी के वजह से हम थोड़ा सा फनी एंगेजिंग क्लास रखते हैं, है ना। ये बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे पूल क्वेश्चन, इनका प्योरली पर्पस ये होता है कि आपको बोरिंग ना रहे चीज ये पूरी, ठीक है। तो चिंता ना करो, आई एम हियर, मैं हूं आपकी इस चीज का ध्यान रखने के लिए। बड़ा भाई है तुम्हारा, डोंट वरी।
दोस्त मानते हो, दोस्त सही, ओके। अब देखो ब्लेसिंग, समर वेकेशन शुरू हो गया है क्या तुम्हारा? ओ अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां तुम लोग बिता रहे हो, बढ़िया, अब मैं समझा। तो बढ़िया, चलो हाँ मजा आएगा फिर तो। वेरी गुड, हैव अ गुड टाइम, अच्छे से स्पेंड करना है हॉलीडेज को, मजे भी करना, पढ़ाई भी करना। ओके, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद या अच्छी चीज कोई। डिस्गाइज मतलब जो छिपा हुआ हो। तो ऐसा आशीर्वाद या ऐसी अच्छी चीज कोई जो छिपी हुई हो, उसको आप बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये कभी यूज किया जाता है, मान लीजिए कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको लगता है यार ये तो बहुत गलत हो गया, भगवान ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत ज्यादा बुरा, वाई मी, ऐसा लगता है ना आप लोगों को। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको लगता है यार कितना अच्छा हुआ यार, शायद भगवान ने वो जो पिछला बुरा काम किया था मेरे साथ वो इसलिए किया था कि और भी अच्छा करना था उनको आगे चल के। तो कई बार आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स जो कि इस मौके पे आपको ठीक नहीं लग रहे, हो सकता है आगे चल के जो कि सही जम जाए, वो उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अ हिडन एडवांटेज। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कुछ अच्छा ना दिख रहा हो लेकिन वो आगे चल के अच्छा साबित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे फंस गए तुम लोग बाप रे, ओ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट कैसे यार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना, तुम लोग को पता नहीं था क्या इसका? चलो कोई नहीं, नहीं पता था तो अब पता होगा। मैंने तो तुम लोग को बहुत सारे किस्से बताए ना कि मैं जब पिछले ऑफिस में था अपने, तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि वहां जो लोग थे यार, वो दे वर वेरी लर्नेड, वेरी इरुडाइट, वो क्या क्या इंग्लिश में फ्रेजेस और एक्सप्रेशन यूज करते थे, मेरे को तो ऊपर से निकल जाते थे सारे वो, है ना। बट देन आई डेवलप्ड माई वोकैबुलरी पे काम किया, रीडिंग पे काम किया। आप में से किसी को जानना है कि कैसे काम किया तो मेरे को बताऊंगा क्लास के एंड में, है ना। एक हिडन से सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है, वैसे कोई हिडन नहीं है, बट हाँ एक छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हो अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, फाइन, ऑल राइट देन, ये सही है। आप चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर। बट एक बारी आपकी स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखा देता हूं, चलिए देख लेते हैं भाई। एआई एक्सपर्ट साकेत, यार ये सभी एआई एक्सपर्ट हो गए हैं, एक एआई एक्सपर्ट हमारे पास भी है भाई, है। देन यू हैव अनमोल कुमार सिंह, अदीब इकबाल, प्रांजल उपाध्याय, समर्थ सिंह चौहान, रेडियंट हया, रेडियंट ओह, प्रियांश पाठक, पापा एलिट्रेशन, अर्जुन कुमार महतो एंड दिव्यांश जागरिया। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। जो बाकी लोग कोशिश करे थे उनको भी बधाई हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं अगर गलत भी हो गया, अब याद रखना। ठीक है, एक बस मेरी देखो, मेरी क्लास में ना एक मैं चीज जो कि लाइफ में ही फॉलो करता हूं, वो ही आप लोगों को बता रहा हूं। वो ये कि देखो गलती जो किया करो ना, खूब सारी किया करो। जो आपको ये बोले कि गलती करना गलत बात है, उसको आप ब्लॉक कर दो अपनी लाइफ से। और अगर ब्लॉक नहीं कर सकते हो, कोई खास रिलेटिव है, दोस्त है, और कोई खास है, तो उनको ये बता दो कि गलती करना अच्छी बात होती है, गलती करके ही लोग सीखते हैं ज्यादातर, बादाम से बहुत कम अकल आती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल ये बना के रखना लाइफ में कि एक बारी जो गलती हो गई वो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। ये रूल ऑफ थंब बना लेना कि अगर एक बार मुझसे कोई गलती हुई है तो वो एक ही बार होगी, बस अब तजुर्बा हो गया है, अब उसके बाद वो वाली गलती नहीं होगी, अब नई गलती होगी, नए तजुर्बे से कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, फाइन, ऑल राइट देन, चलो अब मूव अहेड करते हैं बच्चा पार्टी। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला साहब के बारे में चैप्टर, एक शॉर्ट ब्रीफ आपको देता हूं इस चैप्टर का, शॉर्ट सा ब्रीफ देता हूं। यार तुम लोग कितनी सारी बातें करते हो ना इसमें, चैट में कितने वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं। टू गुड टेल्स, यस, पेरेंट्स को भी यस सर, ओके, पेरेंट्स को भी बोल दें क्या सर, कोई खास, हाँ पकड़ ली बात तुमने, चलो ओके कोई बात नहीं, फाइन, शुरू करते हैं। नाउ वी बिगिन विद द चैप्टर। देखो 15 मिनट तुम्हारा खेलकूद हो गया है, अब लेट्स मूव ऑन टू द सीरियस बिजनेस। जो काम की बात है उसको पढ़ते हैं यार, जो एग्जाम में आने वाला है, वरना तुम लोग आखिरी टाइम में भूला करोगे बिल्कुल कि सर ये वाला चैप्टर तो सही से किया नहीं हमने, दोबारा से बता दो। तो समझो ध्यान से, खेलकूद के बीच में काम भी होना चाहिए और काम के बीच में खेलकूद भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब शुरू करते हैं, चलिए काम अपना। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में ही स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो बुक है एक नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है, उसी बुक से आपको एक छोटा सा पोर्शन, एक एग्जर्प्ट एनसीईआरटी में दे दिया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि साउथ अफ्रीका लगभग 300 साल से गुलाम थी अंग्रेजों की, उस गुलामी से आजादी की तरफ वो कैसे पहुंचे। फाइनली वो दिन 10 मई 1994, जिस दिन साउथ अफ्रीका में 300 साल की गुलामी के बाद नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, और उसके पहले प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला अबाउट 252 सीट्स आउट ऑफ 400 जीतकर इलेक्शंस में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी थी, उससे वो कैसे उस दिन महसूस कर रहे हैं, उस दिन क्या क्या इवेंट्स हुए, उस दिन जो इंटरनेशनल गेस्ट आए उनके लिए उन्होंने क्या क्या बोला, कैसे उन्होंने शपथ ली, और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा तब से लेके जब से गुलाम थे
आज इस 10th में 1994 के दिन तक, आजादी मिलने तक, उन सब चीजों के बारे में आपको पता चलता है। स्पेशली आपको पता चलता है कि जो अपार्थाइड का सिस्टम है साउथ अफ्रीका में, वो कितना खतरनाक सिस्टम था। अपने आप को उसमें इमेजिन करके भी दम सा घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि रेस एक भेदभाव था लोगों के साथ में। लोगों को ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, वोट करना अलाउड नहीं था, प्रॉपर्टी ऑन करना अलाउड नहीं था। अगर वो किसी बात की खिलाफत करते थे, जो गवर्नमेंट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी, तो उनको डिटेन कर लिया जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था, कोर्ट तक में पेश नहीं किया था। देयर वाज नो ट्रायल, ट्रायल नहीं होता था। सोचो, इमेजिन करो, है ना। स्पेशली जो पब्लिक फैसिलिटीज थी, जितनी भी सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज होती हैं, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, या जो भी और फैसिलिटीज है ना, पब्लिक हेल्थ से जुड़ी जो भी फैसिलिटीज होती हैं, उन सब फैसिलिटीज से लोगों को वंचित रखा जाता था। साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे। सोचो, इमेजिन करो, हम हिंदुस्तानी लोग के जो लोग हैं, वही हिंदुस्तानी लोगों को अगर हमारे जो बेसिक राइट्स है वही छीन लिए जाए हमसे। कुछ हद तक ये हुआ हमारे साथ, हम जब गुलाम थे उस दौरान। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो हुआ, जिस लेवल पे हुआ, वो अलग ही लेवल पे हुआ, क्योंकि वहां पर अपार्थाइड का सिस्टम एक ऑफिशियल सिस्टम था गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को आईडी कार्ड दिए गए थे जिसमें उनकी रेस मेंशन थी। वो व्हाइट है, ब्लैक है, इंडियन है, कलर्ड है, ऐसा मेंशन होता था। और उन आईडी कार्ड्स को उनको हर जगह कैरी करना पड़ता था, ये बताने के लिए कि भाई कुछ भी फैसिलिटी का यूटिलाइज करनी तो आई कार्ड साथ में कैरी करना था। इन अ वे सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि सरकार लोगों के साथ भेदभाव कर सके परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से। यह सिस्टम वहां प्रिवेल कर रहा था। तो उस सिस्टम से कैसे साउथ अफ्रीका ने इजाद पाई? साउथ अफ्रीका में जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि मंडेला साहब और भी बहुत सारे, उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने किन किन एट्रोसिटीज को, अत्याचारों को झेला और फाइनली आजादी मिली उनको। ये आप इस चैप्टर पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आज जो दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। रेडी हैं आप लोग? एक शॉर्ट ब्रीफ मैंने आपको दिया, अब आज का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे। तैयार हो तो मैं शुरू करता हूं। जल्दी थम्स अप दो फटाफट से। आज का पोर्शन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं काफी सारे पोल क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो हम, मेरी कोशिश होगी अबाउट एन आर फ्रॉम नाउ अप्रोक्सीमेटली हम इसको रैप अप कर ले। ठीक है, करें? रेडी? जल्दी बताओ, थम्स अप। यस, थम्स अप। यार तुम हंसते रहते हो, अच्छी बात है। वैसे तो हंसना, चलो बहुत अच्छी बात है, हंसते रहो यार तुम। भगवान करे ऐसे मौके मिले तुम्हें कि तुम हमेशा खुश रहो यार, है ना। अपना बच्चा अगर हंसता है तो अपना मन भी लगता है। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, बिगिन। ओके, तो ये जो पोर्शन है बच्चा पार्टी, यार एक तो ये पोल कभी भी अटक जाता है यार, है ना। ठीक हो गया, चलो कोई नहीं, बच गया ये मेरे हाथों से। ओके, लेट्स बिगिन। सॉरी। देखो, ट्विन ऑब्लिगेशंस, सबसे पहले जो बात होती है आपके जिस पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बात होती है ट्विन ऑब्लिगेशंस इन सोसाइटी। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बच्चा पार्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, इसको आप बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। और ट्विन मतलब होता है टू। तो मंडेला साहब ये बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में हर एक इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसकी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ये? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है अपनी फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों, अपने जो करीबी लोग हैं, मतलब बिल्कुल उनके प्रति, जो आपकी एक तरह से आप पर्सनल जिम्मेदारी मान सकते हो। अपने मम्मी पापा, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए। आपके बीवी बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा के प्रति, आपके भाई बहन के प्रति। तो एक आपकी जो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, अपनी फैमिली के प्रति इन अ वे। दूसरी जिम्मेदारी होती है आपकी अपने देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति। ठीक है ना। अब हर आदमी इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है। कुछ हद तक डिपेंड करता है कि उसका एक तो झुकाव किस तरफ है। हो सकता है कोई इंसान समाज के लिए ज्यादा काम करता हो, अपनी फैमिली के लिए काम कम कर पाता हो सकता है कोई इंसान ऐसा मानता हो कि यार अपनी फैमिली के लिए ज्यादा जिम्मेदारी वो निभाता हो और अपने समाज के लिए थोड़ा कम कर पाता हो। तो हर एक इंसान का जो झुकाव होता है, यानी कि इंक्लिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग, और हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है। ऐसा मंडेला साहब बोलते हैं आपको। बाय द वे, मैं जो भी बोल रहा हूं इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट, कुछ भी अपनी तरफ से मन गढ़ंत नहीं बोल रहा हूं मैं, कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ज्ञान बता रहा हूं, कुछ नहीं, सब बुक में लिखा हुआ है, वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बस। ठीक है। तो मंडेला साहब बोलते हैं यार हर इंसान अपनी जिम्मेदारी और अपनी इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है। बट साउथ अफ्रीका में इन सिविल, सिविल मतलब होता है सभ्य, यही वो बात जो मैंने आपको भी बताई। एक सभ्य समाज में, एक सभ्य समाज में, सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी में, एवरीवन फुलफिल्स देम अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस एंड एबिलिटीज।
ठीक है। बट साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु ट्राइड टू फुलफिल बोथ वाज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल। लेकिन मंडेला साहब बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब एक इंसान, कलर्ड इंसान यानी कि एक ब्लैक इंसान जो था, जो वहां के नेटिव्स थे, अगर वो कोशिश करता है इन दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाने की, तो उसको एक क्रिमिनल माना जाता था। कैसे? अगर कोई इंसान अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा है, देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है कि उसको आजादी दिलाए, है ना। अगर कोई इंसान फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त अपार्थाइड के समय पर, वो उस इंसान को आप एकदम से क्रिमिनल मान लेती थी और क्रिमिनल मान के उसको उसकी फैमिली से रिप अपार्ट कर देती थी। कैसे? उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेले कर दिया जाता था, उसकी फैमिली से दूर, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, उसके घर से और उसकी फैमिली से उसको रिप्ट कर दिया जाता था, यानी कि उसकी फैमिली उसके होम से उसको दूर कर दिया जाता था, बिल्कुल। ठीक है। किसको? वो इंसान जो अपनी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ऐसा ब्लैक इंडिविजुअल अगर साउथ अफ्रीका में था तो, और ऐसा ही हुआ, सेम हैपेंड विद मंडेला, ऐसा ही मंडेला साहब के साथ हुआ और इसीलिए लगभग 30 साल तक, 30 इयर्स तक उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है। और एक बहुत ही बेकार सी एग्जिस्टेंस, बहुत ही ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस आपकी बुक में दिया गया है। ट्वाइलाइट मतलब होता है वो समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, एक तरह से उस समय जो रोशनी आती है, तो लाइफ का जैसे एंड सा होता है ना, ऐसी एग्जिस्टेंस उन्होंने जी 30 साल जेल में, इसी वजह से। फाइन। तो मंडेला साहब अब बोलते हैं हाँ, एक बात तो ये, अब ये वाला क्वेश्चन जो ना बच्चा पार्टी, ट्विन ऑब्लिगेशंस वाला, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि हर एक इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशन जो होती है वो क्या क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए मंडेला साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, मंडेला साहब के लिए आजादी का क्या मतलब था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर का लगभग आखिरी पार्ट है, ध्यान से समझिएगा उसको, लेकिन है बहुत क्रूशियल। ओके। मंडेला साहब का जो अंडरस्टैंडिंग थी ना आजादी को लेके, वो समय के साथ बदलती रही। जब वो छोटे बच्चे थे एज अ चाइल्ड, उनके लिए आजादी का मतलब अलग था, उनको ये पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। जब वो बड़े हुए, एक यंग मैन हुए, तब उनको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को तो आजादी है ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ और क्या अंडरस्टैंडिंग कैसे बदली, ये समझते हैं एक बारी। सबसे पहले बात करते हैं एज अ चाइल्ड उनके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग थी आजादी की। एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड। आजादी, जब वो बच्चे थे ना, छोटे बच्चे थे बिल्कुल इस उम्र के, तो उनके लिए आजादी का मतलब था कि जो इच्छा हुई वो कर पाए वो। अब वो क्योंकि छोटे बच्चे थे और अपने मम्मी पापा के साथ उनके गांव में रहा करते थे, वहां पर वो जो भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। जैसे क्या क्या कर सकते थे? ही वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड्स, वो खेतों में भागने दौड़ने के लिए आजाद थे। ही वॉज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स, वो क्लियर स्ट्रीम्स में, झरनों में तैरने के लिए आजाद थे। ठीक है। उसके बाद ही वॉज फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर मून, रात को वो मून के अंडर या रात में वो मीलीज को, मीलीज होते हैं ये, दीज आर मीलीज, भुट्टा बेसिकली, है ना, भुट्टे को रोस्ट करके खा सकते थे, आजादी थी उनको। एंड देन राइड स्लो मूविंग बिल्स, और वो अपने जो गांव में बुल्स थे उनको आराम आराम से राइड भी कर सकते थे, ये आजादी थी उनको। ठीक है, पूरी। इन शॉर्ट, जब वो छोटे बच्चे थे तो इफ ही ओबेड हिज फादर एंड रूल्स ऑफ हिज ट्राइब, ही वाज फ्री इन एवरी वे। वो जो करना चाहे वो कर सकते थे एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द रूल्स ऑफ हिज ट्राइब। जो उनके ट्राइब के नियम कानून थे, अगर वो फॉलो करते और अपने पिताजी की बात मानते तो वो जो चाहते वो कर सकते थे एज अ बच्चा। तो इसलिए बचपन में उनको यह कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हम आजाद नहीं है, हमारा देश गुलाम है, क्योंकि उनका जहां वो रहते थे वहां पर सब फ्रीडम थी उनको। ठीक है। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, जब वो एक यंग मैन हुए, जब वो जवान हुए, तब उनको समझ में आया कि भाई असली मायनों में तो मैं आजाद हुई नहीं। जो मेरी बचपन में आजादी को लेके कॉन्सेप्ट था, बॉयहुड जो फ्रीडम थी मेरी, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब होता है धोखा। उनको थोड़ा बड़े होकर समझ में आया कि बचपन में जिस चीज को मैं आजादी समझता था वो असल में आजादी थी नहीं। कोई भी आजाद नहीं है मेरे देश में, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है बेसिकली, कि आजाद है हम, आजाद नहीं है। साथ साथ उनको बचपन से भूख नहीं थी आजादी की, जब उनको बड़े होते होते रियलाइज हुआ कि हम आजादी नहीं है, तब उनको आजादी की भूख हुई। कैसे, बताता हूं एक बारी। अब पहला आपने दौर देखा एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह उनको आजादी का क्या कॉन्सेप्ट था और वो आजाद थे कि नहीं थे, उनको क्या समझ में आता था उस टाइम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एज अ स्टूडेंट। जब वो एक स्टूडेंट थे तब उनको क्या चाहते थे वो आजादी के तौर पे? उनके लिए आजादी का मतलब था कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स। यहां एक वर्ड ट्रांजिटरी है, इसका मतलब ध्यान रखना, ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, नॉट लास्टिंग वेरी लॉन्ग।
ठीक है, कुछ टेम्परेरी फ्रीडम्स थी जो कि अपने लिए चाहते थे वो एज अ स्टूडेंट। क्या क्या फ्रीडम्स थी वो? सबसे पहले स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर रह सके घर से। दूसरा, रीड व्हाट ही प्लीज्ड, जो इनकी इच्छा होती थी वो किताब वो पढ़ सके। तीसरा, गो वेयर ही चोज, जहां पर वो जाना चाहे वहां पर वो जा सके। ये उनकी एज अ स्टूडेंट इच्छाएं थी। ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये टेम्परेरी फ्रीडम्स वो चाहते थे एज अ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो यंग हुए और बड़े हुए एज अ यंग मैन, तब उनको आजादी का क्या मतलब समझ में आया। तब वो क्या चाहते थे? एज अ यंग मैन ही वॉन्टेड सम बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कुछ ऐसी आजादी जो कि किसी भी देश में जो आजाद है, जहां डेमोक्रेसी है, वो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स, वहां पर रिस्पेक्टेबल फ्रीडम जो सब लोगों को मिलती हैं, वो आजादी ये चाहते थे। जो क्या क्या आजादी है? सबसे पहले अचीविंग इज पोटेंशियल, मतलब आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जितना भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो वो अचीव कर सको आप। ये बिल्कुल सिंपल सी आजादी है ना यार ये तो। दूसरा, अर्निंग अ लिविंग, कुछ पैसा कमा सके अपनी जीवनी चलाने के लिए। तीसरा, मैरिंग एंड रेजिंग अ फैमिली, जिस मर्जी से चाहे शादी कर सके और अपनी फैमिली एक रेज कर सके, ये आजादी। और चौथा, लिविंग अ लॉफुल लाइफ विदाउट इंटरप्शन, अगर कोई इंसान एक न्यायपूर्ण जीवन जी रहा है, लॉ को फॉलो करते हुए लाइफ जी रहा है, तो उसको कोई रोके ना, उसको कोई इंटरप्ट ना करे। ये सारी बेसिक फ्रीडम्स वो चाहते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब वो यंग हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास ये बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स है ही नहीं। और कुछ समय बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ उनके पास नहीं, साउथ अफ्रीका में जितने भी ब्लैक पीपल हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, जो वहां के नेटिव्स हैं, उनमें से किसी को भी ये बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स है ही नहीं। और उस समय उनके मन में इच्छा जागी, उस समय उनके मन में जागा एक भूख, एक हंगर फॉर फ्रीडम। ठीक है, ही हैड अ हंगर फॉर फ्रीडम। और ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश में जितने भी लोग थे ना उनके जैसे दिखने वाले ब्लैक पीपल, उन सब की आजादी की इच्छा जागी इनके मन में। और इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने तुरंत ज्वाइन कर ली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली इन्होंने, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी ये सोच के कि यार अब मुझे आजादी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है। अब उसके बाद बच्चा पार्टी एक पॉइंट और आता है, और ये जो डिजायर थी ना उनकी कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली इस वजह से कि उनको आजादी चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं सबकी। इसकी वजह से क्या बदलाव आया? इसकी वजह से बदल गया उनका जीवन। उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चेंज आया उनकी लाइफ में, एक चेंज आया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। क्या बदलाव आया भाई? सबसे पहला बदलाव जो आया वो ये कि एक टिमिड यंग मैन से, टिमिड मतलब होता है बच्चे नर्वस, शाय, घबराया हुआ, एक टिमिड यंग मैन से वो बदल गए एक बोल्ड मैन में, कॉन्फिडेंट इंसान में बदल गए बिल्कुल। वो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा इंसान जो कि घबराता हुआ सा रहता हो, ज्यादा किससे बोलता ना हो, शाय रहता हो, ऐसे एक टिमिड यंग मैन थे वो, लेकिन उससे एक बोल्ड मैन में बदल गए वो। दूसरा है एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक क्रिमिनल में बदल गए। ये कॉमा मान लेना यहां पे। लॉ अबाइडिंग मतलब जो लॉ को फॉलो करता हो। लॉ अबाइडिंग मतलब ये जो टर्म है लॉ अबाइडिंग, इसका मतलब है जो लॉ को फॉलो करता हो। और अटॉर्नी मतलब होता है लॉयर, वकील। तो मंडेला साहब एक ऐसे लॉयर थे जो लॉ को फॉलो किया करते थे, लेकिन वो जब से फ्रीडम फाइटिंग या फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए, उनको एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। उनकी लाइफ में यह बदलाव आया कि वो एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से, एक लॉयर से क्रिमिनल घोषित कर दिए गए। तीसरा बदलाव क्या है बच्चा पार्टी? अ लविंग हस्बैंड विद अ फैमिली, एक ऐसे इंसान थे वो, एक बहुत ही प्यारे हस्बैंड जिनकी एक फैमिली थी, उससे वो बदल गए, उससे बदल गया उनका जीवन इनटू मैन विदाउट अ होम, एक ऐसे इंसान में जिसका घर ही ना हो कोई, जो कि जेल में ही है 30 साल तक। और चौथा बदलाव जो आया वो क्या? एक लाइफ लविंग मैन से, एक ऐसा इंसान जो कि अपने जीवन से बहुत प्यार करता हो, उससे वो बदल गए एक मंक में, एक संत में। मंक होता है एक सन्यासी जो अलग जीवन बिताए बिल्कुल, है ना, जीवन में जितने भी आनंद है, विलासिताएं हैं, लग्जरीज हैं, उन सबको छोड़ दे और बिल्कुल सिंपल प्लेन जीवन बिताए, उसको बोलते हैं मंक। क्यों बोला ऐसा उन्होंने? लाइफ लविंग मैन से, यानी कि एक जीवन को प्यार करने वाले इंसान से मंक जैसा, एक संत जैसा, एक सन्यासी जैसा जीवन इन्होंने काटा। क्यों? क्योंकि अगेन इनको अकेला जेल में डाल दिया गया था। राइट? तो ये सारे बदलाव उनके जीवन में क्यों आए, कब आए? जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी और फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने, आजादी की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और ये इच्छा जताई कि यार मैं सब लोगों की आजादी चाहता हूं। ऐसा जब हुआ बेसिकली।
ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट और है छोटा सा, वो ये कि मंडेला साहब पॉइंट आउट करते हैं कि मैं शुरुआत से ऐसा नहीं था कि मैं देशभक्त हूं बहुत बड़ा, या मैं अपने सेक्रीफाइस करके लोगों की आजादी चाहता था। ऐसा इतना बड़ा संत या ऐसा इंसान नहीं था मैं कि मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। लेकिन मुझे यह रियलाइज हुआ कि फ्रीडम इनडिविजिबल है। फ्रीडम इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है भाई? उनको यह समझ में आया कि अगर मेरे देश में जितने भी ब्लैक पीपल है उनमें से कोई भी गुलाम है तो मैं गुलाम हूं। चेन्स ऑन एनी ऑफ देम, किसी भी एक इंसान पे अगर चेन है गुलामी की तो सब गुलाम है इसका मतलब। और अगर किसी भी एक पे, सब पे चेन है इसका मतलब मेरे ऊपर भी चेन है। सब गुलाम है अगर तो मैं भी गुलाम हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली हुई है तो मैं आजाद हूं, बाकी सब आजाद नहीं है। तो उनको यह समझ में आया कि फ्रीडम इनडिविजिबल होती है। यानी कि मतलब क्या है इसका इन शॉर्ट, कि अगर आजादी होगी तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग को अगर आजादी मिली हुई है, ब्लैक लोगों को, तो वो ये मान ले कि चलो बाकी सबको छोड़ो। उनको ये लगा कि भाई अगर आजादी किसी को भी नहीं मिली हुई है, एक भी बंदे को नहीं मिली हुई है, एक भी बंदा गुलाम है अगर, तो पूरा देश गुलाम है। और मैं जब तक सबको आजादी नहीं दिलाता तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। क्लियर है ये बात? आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है क्या? एक बार ही बताओ ये, फिर लास्ट पार्ट जो बिल्कुल चैप्टर का वो करेंगे। समझ में आई बात? यस यस यस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ये आपको समझ में आया, जो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था वो समझ में आया। बचपन में इनको लगता था कि यार आजादी है क्योंकि अपनी मर्जी का कर पाते थे, है ना, जो मन चाहा वो किया इन्होंने बचपन में ऐसे। जब बड़े हुए थोड़ा सा तो इनकी इच्छा हुई एज अ स्टूडेंट की कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स मेरे को मिल जाए, है ना, टेम्परेरी फ्रीडम्स मिल जाए। जब और बड़े हुए एक यंग मैन के तौर पे तो इनकी इच्छा हुई कि कुछ बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स मेरे को मिले। ये सारी आजादी उनको चाहिए थी, है ना। और इसी वक्त इनको रियलाइज हुआ कि हम आजाद नहीं हैं, और इसी वक्त इनके अंदर एक इच्छा जागी कि मैं सबकी आजादी चाहता हूं अब, राइट। तो जो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जो था इनका, वो क्या था बच्चा बाटी? वो ये था कि एज अ चाइल्ड उनको आजाद महसूस होता था कि मैं आजाद हूं तो सब ठीक है, अपनी आजादी मैटर करती थी। लेकिन जैसे ये बड़े हुए एक यंग मैन बने तब इनको ये समझ में आया कि फ्रीडम इनडिविजिबल है। फ्रीडम सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की जितने भी ब्लैक लोग हैं उन सब की आजादी मैटर करने लगी इनको। फ्रीडम का मतलब कम्युनिटी फ्रीडम है, सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? क्रिस्टल क्लियर। क्या बात है, वाह यार, कमाल है यार, तुम लोग तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर मैं कुछ ज्यादा अच्छा समझा रहा हूं ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो नंदलेस चैप्टर खत्म करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बिल्कुल। हाँ देखो ध्यान से देखो ये भी फिर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है मंडेला साहब का, जो कि आपको ये बताता है कि यार कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी इनकी। एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, पूरे देश के बारे में सोचे। उससे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मंडेला साहब जो थे बहुत ही बड़े जेनरस इंसान थे, दानवीर उदार टाइप इंसान थे वन। लेकिन एक बात जो मैं बताने वाला हूं उससे आपको समझ में आएगा कि यार कितने धनी थे वो अच्छे विचारों के। देखिए कैसे he says, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, prejudice and narrow mindedness। इनका क्या मतलब है? हेटेड मतलब आपको पता ही है, नफरत की भावना। प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्व धारणा। आप कहेंगे यार ये स्ट्रॉन्ग हिंदी वर्ड्स कहां से आ रहे हैं? बताता हूं, अभी दोनों का मतलब बताता हूं। नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है संकीर्ण सोच। पहले वर्ड समझ लो तीनों, फिर इसका मतलब समझाता हूं ओवरऑल। हेटेड मतलब नफरत, प्रेजुडिस मतलब पूर्व धारणा। प्रेजुडिस मतलब सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो, कि मान लीजिए मैं किसी इंसान से मिला और उसका रंग अगर सांवला है, उसका रंग गोरा नहीं है, तो मैं सोच लूं यार ये सांवले रंग का आदमी अच्छा नहीं होगा। मेरे मन में एक पूर्व धारणा है, मेरे मन में एक पहली ओपिनियन बना हुआ है कि यार सांवले रंग के जो लोग होते हैं वो ठीक नहीं होते। ये होता है प्रेजुडिस, पूर्व धारणा बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही होता है थर्ड वर्ड है नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है संकीर्ण सोच, सिंपल अक्षरों में बताऊं तो छोटी सोच, ठीक है। अब मंडेला साहब क्या पॉइंट आउट करते हैं, बहुत सॉलिड बात बोलते हैं देखिए, वो इंसान जो किसी और इंसान की आजादी छीने, किसी को गुलाम बनाए, वो इंसान खुद भी गुलाम है। किस चीज का गुलाम है? नफरत की भावना का, छोटी सोच का और पूर्व धारणा का। तो मंडेला साहब ये बोलते हैं भाई अगर कोई इंसान गुलाम है किसी का तो वो तो परेशान है ही, वो तो दुखी है ही, उससे तो उसकी आजादी छीन ली गई है। लेकिन जिसने गुलाम बनाया है ना, वो भी दया का पात्र है, उससे भी नफरत मत करो। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिसने किसी और की आजादी छीनी हो, किसी और को गुलाम बना लिया हो अपना, वो भी तो भरा हुआ है ना नफरत से, पूर्व धारणा से, नैरो माइंडेडनेस से, वो पहले ही परेशान है।
इन अ वे ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो गुलाम है वो भी और जो गुलाम बनाने वाला है वो भी, दोनों के दोनों ही इन अ वे सिंपैथी, दया भावना के पात्र हैं। दोनों को ही हमको आजाद कराना चाहिए। जो किसी का गुलाम है उसको तो आजादी मिलनी ही चाहिए, जो गुलाम बना रहा है वो भी नफरत की भावना का गुलाम है, उसका मन भी बदलना चाहिए, उसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। और उसी के लिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट उन्होंने बोली है आखिरी में, क्या? द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेस्ड मतलब कौन होता है? पीड़ित, जिसको परेशान किया जाए। और ऑपरेसर मतलब होता है अत्याचारी, जो किसी के ऊपर अत्याचार करे। रॉब्ड मतलब होता है लूटेड, लूट लिया जाए जिससे कुछ। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। तो आखिरी स्टेटमेंट क्या है उनकी? आखिरी स्टेटमेंट है कि ऑपरेस्ड मतलब जो इंसान पीड़ित है, और ऑपरेसर जो किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, दोनों के दोनों अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों के दोनों एक समान, अलाइक मतलब एक समान, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी मतलब दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली गई है। या इन अ वे इसका शॉर्ट अगर अक्षर, सिंपल अक्षर में मतलब बताऊं तो, कि चाहे कोई इंसान किसी पे अत्याचार कर रहा हो या वो इंसान जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो पीड़ित, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली गई है। दोनों ही इंसानियत, दोनों ही पीड़ित हैं, एक तरह से दोनों ही परेशान हैं, और हमको दोनों के लिए ही कुछ करना चाहिए अगर हम एज अ होल इस सोसाइटी का उत्थान चाहते हैं, सोसाइटी का ग्रोथ चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? है ना, कितनी बड़ी बात है यार। इससे आपको एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा, चलो इससे आपको एक छोटी सी बात और कन्वे करूंगा मैं। बड़ी प्यारी सी बात मेरे दिमाग में आई एक, जो इस बात को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आई। वो ये बच्चा पार्टी, देखो हमारे आसपास ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। मैं भी जिस एनवायरमेंट रहता हूं वहां पर हैं, आपके हो सकता है कोई रिलेटिव हो, आपके कोई दोस्त हो। तो पहले ना मेरा एक भाव था कि यार जो इंसान टॉक्सिक है ना उसके साथ मेरे को नहीं रहना। अभी भी कुछ हद तक है ऐसा, मैं टॉक्सिक लोग या जिसके साथ मेरी मेंटालिटी थोड़ी कम मिलती है, जो पीस ऑफ माइंड अच्छे से नहीं, एक अच्छे से माइंडसेट में नहीं रहता ना, परेशान रहता है, कंप्लेन करता रहता है, क्राई बेबी होता है, उसके साथ में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, बहुत सारी चीजें होती है जिनको हैंडल करना होता है ना। तो आप अगर किसी ऐसे इंसान से मिलते हो तो आपका भी दिमाग खराब कर देता है, आपको भी टॉक्सिक बना देता है। बट मैंने एक बड़ी अच्छी बात रियलाइज करी, क्या? ये बात सोच के जो मंडेला साहब ने बोली उसके बाद, क्या कि भाई वो लोग जो ऐसे हैं ना टॉक्सिक हमारे आसपास, असल मायने में वो आपका तो जो कर रहे हैं बुरा सो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो वो खुद अपना कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो नफरत की भावना, प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस से ग्रसित है। मतलब ये कि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है इसका, है कि एसिड जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एसिड, एसिड जिस बर्तन में, मतलब एसिड को अगर आप किसी चीज के ऊपर डाल दोगे तो उसको तो जला ही देगा एसिड, लोहे को पिघाल सकता है। लेकिन एसिड जिस बर्तन में होता है ना, खुद उस बर्तन को भी जला देता है वो। मतलब नफरत की भावना ऐसी भावना होती है जो एसिड के जैसी होती है। अगर नफरत की भावना किसी और से की जाए तो उसको तो नुकसान होता ही है। मान लो मुझसे कोई नफरत करता है तो वो मुझे तो चोट देगा ही अगर मुझे पता चलेगा, लेकिन कोई अगर मुझसे नफरत कर रहा है ना, उसके मन में पनपी हुई है नफरत मेरे लिए, तो वो खुद भी तो परेशान है, वो खुद भी तो बीमार है। ऐसे लोगों से आप लोग को उल्टी नफरत नहीं करनी चाहिए। इफ एनीथिंग, ऐसे लोग बहुत परेशान है, ऐसे लोगों से दे आर सिंपैथी, उनसे सिंपैथी का भाव रखना चाहिए कि ठीक है यार कोई नहीं, ये खुद ही परेशान है, भगवान इसका भला करे। उनसे नफरत का भाव मत रखो उल्टा, क्योंकि वो खुद ग्रस्त है। सोचो, एसिड लेके बैठे हैं अपने मन में, तो वो एसिड उनको कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा ये सोचो। और ये बात इन्होंने, मैंने मंडेला साहब की बात जो पढ़ी उससे मेरे को समझ में आई कि यार क्या बात है, वाह। ठीक है, समझ में आई कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मंडेला साहब की, कितनी प्यारी बात बताई उन्होंने आपको। इसके साथ बच्चा पार्टी हमारा चैप्टर होता है खत्म। आपने आई होप इस चैप्टर को बड़े आराम से मजे से पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया ना अच्छे से, इजी पीजी। आपको आई होप नेल्सन मंडेला ना बोरिंग लगा हो, ना आपको बहुत लेंदी लगा हो, ना फैक्चुअल लगा हो कि यार इतने सारे फैक्चुअल कैसे पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, ऑल राइट देन फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड बाय नेल्सन मंडेला? मंडेला साहब ने वो ट्विन ऑब्लिगेशन जो मेंशन करी है, वो क्या ऑब्लिगेशंस मेंशन करी है बताइए। ये कोई बोल रहा है यस, इजी। छुट्टी यार, तुम लोग को कितनी प्यारी होती है, वैसे यार होती है। चलो स्कूल डेज में मैं अपनी याद करता तो हम लोगों को बड़ा मजा आता था। बट कुछ क्लासेस होती थी जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी कि यार ये तो क्लास में मजा आता है मेरे को, कोई नहीं मतलब पढ़ने बैठ भी जाऊंगा अगर इस क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्लासेस जबरदस्ती काटनी पड़ती थी। छुट्टी तो प्यारी होती थी हमेशा है ना। बट यस, आई अंडरस्टैंड द इमोशन। ओके, क्या ट्विन ऑब्लिगेशंस थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
ऑब्लिगेशन टू पेरेंट्स एंड वाइफ, ऑब्लिगेशन टू चिल्ड्रन कंट्रीमैन, ऑब्लिगेशन टू कम्युनिटी एंड कंट्री, ऑब्लिगेशन टू फैमिली एंड कंट्री। सोच के जवाब देना भाई, बहुत ही क्लियर कट आंसर है, लेकिन दो ऑप्शन बहुत क्लोज है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक जिम्मेदारी आपकी अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों अपने पेरेंट्स वगैरह के प्रति पर्सनल जिम्मेदारी, और एक आपकी कंट्री के प्रति, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 73% ऑफ यू गॉट राइट। कुछ लोगों ने 17 भी बोला, ये वाला ही बोला है भाई। एक कम्युनिटी और कंट्री, कम्युनिटी और कंट्री तो एक ही बात हो गई ना, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से है ना। तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई वॉज इट इम्पॉसिबल टू फुलफिल द टू मेन ऑब्लिगेशंस इन साउथ अफ्रीका। जो दो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो साउथ अफ्रीका में फुलफिल करना इंपॉसिबल क्यों था? आपको पहले तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, बिकॉज दे वर बॉर्न ब्लैक, बिकॉज दे वर बॉर्न व्हाइट, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड इन साउथ अफ्रीका। फिर आपको इन चार ऑप्शन में जो वैलिड है उनके अकॉर्डिंग इन चार में ए बी सी डी में से आपको पिक करना है। बताइए क्या जवाब है? पोल नॉट रिसीव्ड कैसे हो सकता है यार? ये शायद आपका नेटवर्क तो गड़बड़ नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि पोल मैंने चेक कराया है, पोल हम ऑन द गो चेक कर रहे हैं अब रेगुलरली। पोल आ रहा है, देखो यहां स्क्रीन पे भी आ रहा है, तुमको दिखा दूं? कहो तो दिखा दूं तुम लोगों को फोटो लेके। अभी पोल विजिबल है स्क्रीन पे मुझे यहां साथ साथ एट द सेम टाइम, है ना। हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि यहां से स्ट्रीम हो रहा है अभी आप तक, कुछ सेकंड 5-10 सेकंड 12 सेकंड के बाद पहुंचे आप तक। ये टाइम लैग जरूर होगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग में टाइम लगता है ना, आप तक उसको ब्रॉडकास्ट होने में टाइम लगेगा भाई। ओके, तो बच्चा अब आर्टिकल्स में देखो, दो मेन ऑब्लिगेशन साउथ अफ्रीका में फुलफिल करना पॉसिबल क्यों नहीं था लोगों के लिए? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये तो वैलिड है, अपार्थाइड की पॉलिसी थी। बिकॉज दे वर बॉर्न ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पैदा हुए थे वो, ये भी सही बात है। बिकॉज दे वर बॉर्न व्हाइट, नहीं यार, व्हाइट लोगों को थोड़ी कोई दिक्कत थी। बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अलाउड नहीं था जिम्मेदारी पूरी करना, ऐसा भी नहीं था, व्हाइट लोगों को सब छूट थी। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 एंड 2। कहां पर ऑप्शन 1 एंड 2? सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर भाई। 68% ऑफ यू गॉट राइट, बट चलिए ठीक है, नो वरीज। आगे देखो, When is a man not truly free according to Nelson Mandela? एक इंसान असल मायनों में आजाद कब नहीं है, ये आपको बताना है, सोच के जवाब देना है इसका। When a man takes away someone else's freedom, when a man takes away someone else's family from them, when a man does not show humanity, when a man is narrow minded. मंडेला साहब बोलते हैं ना कि एक इंसान असल मायने में आजाद नहीं मानता मैं अगर, क्या था वो अगर? बताइए। हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे मेरा अभी नहीं आएगा, अभी थर्ड टाइम बाद है। फिर मैं उस दिन तुमको खुद ही आगे बता दूंगा, होची होची आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, ऐसे आके मैं खुद ही बता दूंगा तुम लोग को। नहीं बताना चाहिए ना यार, ऐसे बर्थडे के दिन अपने आके आकर कोई बता दिया तो पोपट हो जाता है ना थोड़ा सा। तो बर्थडे तो यार किसी और को पता हो, कोई और ही विश करे तो अच्छा लगता है। वो तो स्कूल में चलता था सिस्टम कि सबको पता ही होता था पहले, फिर सब तुमको विश कर देते थे, फिर तुम बता ही सकते थे कि हाँ आज मेरा बर्थडे है। यू हैव टू एक्ट कूल ना यार, ऐसे तो बड़ा बेकार हो जाता है जब कोई और बताए ना, तुम खुद ही हैप्पी बर्थडे बोल दो। चलो एनीवे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक इंसान असल मायने में आजाद तब नहीं है व्हेन ही टेक्स अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर वो किसी और की आजादी छीन रहा है तो असल मायने में आजाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। आए इसमें डिवाइडेड हैं आप लोग काफी। चलो ये वाला इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान रखना है इसका, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ही उससे जुड़ा हुआ है ना, नेल्सन मंडेला जो एंड में बोलते हैं ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड वाला, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। बट चलो कोई बात नहीं, अब गलती हो गई कोई बात नहीं, बट आगे ध्यान रखना। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? एज अ बॉय आजादी का मतलब क्या था मंडेला के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तीनों जो अब पूछने वाला हूं आगे। एज अ बॉय मंडेला साहब के लिए क्या मतलब था आजादी का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर आप टुकू से कब मिला रहे हो? जल्दी चलो, थोड़ा बड़ा होने दो उसको, फिर मिलाता हूं। जब तक आपका सेशन कंप्लीट हो शायद तब तक थोड़ा सा बदलाव आ जाए उसमें। नाइस नाइस नाइस। एज अ बॉय व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? एज अ बॉय मंडेला के लिए आजादी का जो कॉन्सेप्ट था उसका क्या मतलब था? टू बी एबल टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड मैरी, to run in the fields, swim in the stream, roast mealies and ride bulls, to read what he pleased, spend his evenings out and enjoy himself, to participate in political activities. Correct answer क्या है बच्चा? पार्टी as a boy is option B. To run in the field, swim in the stream, roast mealies and ride bulls. उनके लिए आजादी का मतलब यही था as a boy। और इसके साथ आप एड ऑन क्या कर सकते हो कि as long as वो अपने पापा की बात मानते रहे, as long as वो अपने ट्राइब के नियम फॉलो करते रहे,
उनके लिए ही वॉज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्टेड, जो करना चाहते थे वो कर सकते थे वो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट, मंडेला साहब के लिए एज अ स्टूडेंट आजादी का क्या मतलब था भाई? एज अ स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चल जा भाई, बताइए जल्दी से। Option A, to travel the world. Option B, to participate in political activities and fight for freedom. To start his own business, earn a lot of money, start a family and be happy. To be able to stay out at night, read what he pleased and go where he choose. जवाब दो अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पढ़ा भी है आपने अभी, तो आई एम अज्यूमिंग कि आसान ही है बिल्कुल, है ना, इजीली आप बता दोगे इसका जवाब। है ना, सिंपल। आप में से मेजॉरिटी जवाब सही दे रहे हैं चैट बॉक्स में, कुछ एक आध गड़बड़ दिख रही है मुझे बस, बाकी तो ठीक दे रहे हैं जवाब। तो एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या आजादी थी? कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स चाहते थे वो, और वो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी कि टेम्परेरी फ्रीडम्स क्या थी? ऑप्शन डी, टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट ही प्लीज एंड गो आउट वेयर ही चूज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 80% ऑफ यू राइट, बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ डज मंडेला कॉन्ट्रास्ट ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हा, विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? मंडेला साहब कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं? कॉन्ट्रास्ट करने का मतलब है यहां पर कंपेयर करना या डिस्टिंक्ट करना, डिफरेंस बताना। तो मंडेला साहब आपको बताते हैं ना कि कुछ ट्रांजिटरी फ्रीडम्स में चाहता था और कुछ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स में चाहता था, इन दोनों को कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वन वे और द अदर ये पूछा ही जाता है। पूछ लिया जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या था मंडेला साहब के लिए, या इन दोनों में डिफरेंस क्या था, या एज अ बॉय वो क्या चाहते थे, या इनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसे बदली विद टाइम फॉर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो अलग अलग तरीके हैं इसको पूछने के, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, ऐसे जैसे जनरल का एटीट्यूड चेंज होना जो है वो पूछा जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स फॉर टेम्पररी प्लेजर्स व्हाइल बेसिक फ्रीडम्स फॉर फंडामेंटल राइट्स टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। आपको आंसर सोचना है इसका, है ना। Transitory freedoms for long lasting while basic freedoms for short lived. Transitive freedoms are only for children while basic freedoms are only for adults. Transitive freedoms for materialistic while basic freedoms for spiritual. Okay, आप देखो बारी बारी से देखते चलते हैं। Transitive freedoms for temporary pleasures, टेम्परेरी होती है ट्रांजिटरी, ये बात तो सच है। Basic freedoms for fundamental rights to live a dignified life. Dignified मतलब होता है रिस्पेक्टेबल, हो सकता है ऑप्शन सही हो, बी देखते हैं। ट्रांजिटिव फ्रीडम्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांजिटरी लॉन्ग लास्टिंग ये तो हो ही नहीं सकता है। ट्रांजिटिव फ्रीडम्स और ओनली फॉर चिल्ड्रन, ट्रांजिटिव फ्रीडम सिर्फ बच्चों के लिए और बेसिक फ्रीडम्स बड़ों के लिए, ये भी वैलिड नहीं है। ट्रांजिटिव फ्रीडम्स फॉर मेटेरियलिस्टिक, ट्रांजिटिव फ्रीडम्स जुड़ी होती है मेटेरियलिस्टिक प्लेजर से, चीजें खरीदना, पैसे से जो चीज खरीद सकते हो आप उसको मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं। वाइल बेसिक फ्रीडम्स फॉर स्पिरिचुअल, लेकिन बेसिक फ्रीडम जो थी वो स्पिरिचुअल है, हमारे सोल से, हमारे स्पिरिट से, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्टेड है वो, ये भी वैलिड नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप में ज्यादातर बच्चों ने वही पिक किया है। वाह यार, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। डज मंडेला थिंक ऑपरेसर इज फ्री? क्या मंडेला साहब को ऐसा लगता है कि ऑपरेसर, ऑपरेसर कौन होता है? अत्याचारी, जो अत्याचार कर रहा है किसी के ऊपर। मंडेला साहब को लगता है क्या वो आजाद है? सर छुट्टी कब होगी? भाई ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके बाद छुट्टी, बस फिर आप लोग क्या है, छुट्टी कर देंगे आपकी जल्दी, है ना, आज तो जल्दी हो जाएगी। खुश, सातवें आसमान पे। ओके, यस बिकॉज दे हैव पावर एंड कंट्रोल। नो, अरे यहां पे नो होना चाहिए, दे आएगा यहां, नो बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस। यस बिकॉज दे कैन मेक लॉज। नो बिकॉज दे लिव इन अ कॉन्स्टेंट फियर। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन यू हैव, अच्छा इसके साथ हमारे होते हैं बच्चा पार्टी सारे एमसी जो पोल क्वेश्चंस वो खत्म। इस बुक के मतलब आपका जो चैप्टर है उसमें जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं अब, ठीक है, ये अभी हमने कवर किया है। कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक बार हम देख लेते हैं बस, जो इंपॉर्टेंट है बेहद, ये वाले थिंक अबाउट द टेक्स्ट वाले, एक बार इनको और कर लेते हैं बस, देन वी आर डन। व्हाई डिड सच अ लार्ज, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं ना यार, रुको इसमें भी कौन सा है, एक मिनट, यही क्वेश्चन है ना जो आखिरी में एट द एंड दिया हुआ है बिल्कुल आपको, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, गिव मी अ मिनट।
हाँ ये रहा, ठीक है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इनॉग्रेशन क्यों अटेम्प्ट किया यहां पर? इसलिए अटेंड किया बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर सपोर्ट टू द न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो नई डेमोक्रेसी फॉर्म हो रही थी साउथ अफ्रीका में, उसके लिए सपोर्ट दिखा रहे थे सब अपना। व्हाट डिड इट सिग्निफाई? द ट्रायम्फ ऑफ, किस चीज की जीत है? ट्रायम्फ ऑफ पीस, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो जो 3 वर्ड्स थे बेसिकली, जस्टिस, पीस एंड सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस सब का। नेक्स्ट है question number 2. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला साहब ऐसा बोलते ना कि मैं सिंपली एक सम हूं जितने भी देशभक्त अभी मुझसे पहले गए उन सब का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 है बच्चा पार्टी। एक तो ये कि वो जो आजादी मिल रही है उनको आज, ये जो अचीवमेंट है आजादी, ये सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये जितने भी लोग उनसे पहले देशभक्त रहे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। उन सबका सम जो है, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन उसको एक साथ मिला के अचीवमेंट मिला है। 1। दूसरा है कि जिस तरह के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उन्होंने डेवलप करी है, करेज डेवलप करी है, बहादुरी उन्होंने दिखाई है, वो बहादुरी भी उन सब से ही आई है मिलजुल के। ये मतलब है इसका। नेक्स्ट है, वुड यू अग्री दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस बात को मानते हो? और मैं मानता हूं स्ट्रांगली इस बात में कि जब मुश्किल समय होता है ना बहुत, तो भाई आपका कैरेक्टर बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है आपका कैरेक्टर। जब मुश्किल समय आता है, जब डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन होती है, अत्याचार जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर बिल्टअप होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग बनते हैं उसमें। बिल्कुल सही बात है। चैप्टर में इलस्ट्रेट करते हैं इसको मंडेला साहब बाय टेलिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पेट्रियट्स, बहुत सारे पेट्रियट जैसे कि लुथिली, शिसुलू, ऐसे 2-3 नाम दिए गए हैं आपकी बुक में। उन सब का एग्जांपल देके बोलते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनरोसिटी, करेजियस करेज और विजडम के लोग थे, और वो इसलिए ही पैदा हुए शायद क्योंकि बहुत ही तगड़ा ऑपरेशन उन्होंने झेला। हमारी कंट्री ने बहुत ही तगड़ा ऑपरेशन झेला, अंग्रेजों के हाथों अत्याचार झेला, और इसी वजह से शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग निकल के आए ये उस ऑपरेशन के बावजूद देश को आजादी दिलाने के लिए, जिनसे मंडेला साहब बोलते हैं मैंने करेज का मीनिंग सीखा। तो ये इस तरह से तो इलस्ट्रेट किया। अब उसके बाद कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्गुमेंट? क्या आप अपने एग्जांपल ऐड कर सकते हो? तो आप अपने एग्जांपल ऐड करो। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत मुश्किल हालात में जी रहे होंगे या पास्ट में जी होंगे, एंड नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ, दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। तो ये बात सही है, मैं भी इस बात का साक्षी हूं कि अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात रही हैं और आप उनको किसी तरह सर्वाइव करा, आपने हिम्मत नहीं तोड़ी, अपनी टूटी अपनी, बने रहे, लगे रहे काम करते हुए, एफर्ट करते हुए, तो आप जरूर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान बनते हो, आप बहुत कुछ अचीव करते हो, है ना। चाहे जितने भी बड़े स्टार्स देख लो आप, है ना, जैसे विराट कोहली देख लो या रोहित शर्मा देख लो, क्रिकेटर्स में आ गए, एक्टर्स में देख लो, ऐसे ही जितने भी लोग हैं बड़े आपके आसपास, बहुत बड़े जो बड़े स्टार्स हैं, उन सब की कहानी है कि उन्होंने बहुत अत्याचार झेला या बहुत मुश्किल चैलेंजेस झेले अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। मंडेला साहब की अंडरस्टैंडिंग कैसे बदली एज और एक्सपीरियंस को लेके? तो इसका डिटेल्ड आंसर तो हमने देखा था। एज अ बच्चा उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी आजादी को लेके, देन एज अ स्टूडेंट क्या कॉन्सेप्ट था उनके लिए आजादी का, एंड देन एज अ यंग मैन उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट था आजादी का। इसका शॉर्ट आंसर ये है बच्चा पार्टी कि एज अ बच्चा या एज अ चाइल्ड उनके लिए आजादी का मतलब था अपनी आजादी। फ्रीडम meant only individual freedom for him, उनके लिए इंडिविजुअल लिबरेशन जो थी वो आजादी थी बचपन में। बट एज ही ग्रू अप टू बी अ यंग मैन एंड ही सॉ द थिंग्स, सिचुएशंस अराउंड हिम, ही सॉ द ऑपरेशन बाय इन द अपार्थाइड रूल, तब उनको रियलाइज हुआ कि आजादी का असली मतलब तो कम्युनिटी लिबरेशन होता है, पूरे देश की आजादी होता है, जितने भी लोग उनके जैसे दिखते हैं उन सब की आजादी है, आजादी असली, सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल लिबर्टी नहीं है। ये था मतलब। फाइन, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला साहब की जो आजादी थी भूख की, उसकी वजह से उनका जीवन कैसे बदल गया? तो आप इसमें बताओगे कि उनका जीवन ऐसे बदल गया कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए एक टिमिड इंसान से एक बोल्ड इंसान में, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक क्रिमिनल में, एक वाइफ लविंग हस्बैंड से, एक वेरी लविंग हस्बैंड से बदल गए एक मैन विदाउट अ फैमिली में, और एक लाइफ लविंग ह्यूमन से बदल गए एक मंक में, है ना। ये सारे चेंजेस आप बता देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चा पार्टी। ऑलराइट, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए यहां पर अटैच कर दिए हैं। ठीक ठीक ठीक, और इसके साथ साथ जो भी इसका नोट्स तो ये हैं ही बच्चा पार्टी आप लोगों के पास, है ना। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो सारे यहां पर ये रहे, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे
जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है, बल्कि उन सब के आंसर्स भी मैंने यहां अटैच कर दिए आपकी पीडीएफ में। और इसके साथ हम पहुंचते हैं क्लास के एंड में। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बैंक्स अगर आप लोग चाहो लेना तो ले लो भाई। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बैंक हमने फाइनलाइज कर लिया है, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के फाइनलाइज हो चुके हैं। इंग्लिश में मैंने इंडिविजुअली मेहनत करी है खुद अपने आप, तो आप लोग अगर चाहो तो कॉन्सेप्ट बैंक को रेफर करो। एक सिंगल बुक रेफरेंस पॉइंट आपका ये बन सकता है पूरे साल के लिए। सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, सब कुछ बताया हुआ है, एमसी पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो आपका सिंगल रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। इफ यू वांट आप जाकर ले लो, अवेलेबल है पीडब्ल्यू स्टोर पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, सारे सोर्सेस पे। और इसके साथ हम पहुंचते हैं अपनी इस क्लास के एंड पर। ठीक है, फाइन, क्लियर है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से हैप्पीली आप कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दे सकते हो किसी को भी, आई होप। ठीक है अच्छा ठीक है, तो अब आपको दो तीन चीजें बतानी है मुझे। आप लोग ऐसा बोल रहे हो, एक तो टुगू टेल्स। अच्छा टुगू टेल्स, यार तुम लोग इतना ज्यादा शौकीन हो गए हो क्या? मेरे को तो देखो लगा हुआ है किड, मेरा प्यारा सा बेटा है वो, बट आप लोग भी अटैच हो गए यार। दिस इज सो हार्ट वार्मिंग फॉर मी, मेरे लिए बड़ा अच्छी सी बात होती है। चलो ऐसी होती है दोस्ती, जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्त का जो भाई होता है, दोस्त होता है, फैमिली होती है, वो भी अपनी हो जाती है। तो हमारी दोस्ती है, आपस में खूब अच्छी बॉन्डिंग है। तो टुगू टेल्स के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है बच्चा पार्टी। आपको बताता हूं टुगू के बारे में, नई एक्टिविटीज जो उसकी है। अब टुगू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे हर बार मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो कुछ ना कुछ रोज नया नया काम करता रहता है ना, और उसको देख के बड़ा मजा आता है वो। तो अभी मैं लास्ट वीकेंड ही आई वेंट आउट, मैं बाहर गया था, इवेंट था एक पीडब्ल्यू का ही, जिसमें बच्चों से इंटरेक्ट करना था हमको, बच्चों से मिलने का मौका था। तो आई वेंट फॉर द वीकेंड। हालांकि मुझे बड़ा भारी पड़ता है अपने घर परिवार से बच्चे से दूर जाना, बट आई वेंट आउट, है ना, बच्चों से मिलना ही बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब उस इवेंट में मेरे पास वीडियो कॉल आया उसका कि, और वीडियो कॉल पे बोलता है, पापा मुझे आपकी याद आ ली है, आप जल्दी से आ जाओ। उसी दिन गया था मैं, शाम की बात है जिस दिन गया था मैं। अबे मैं सोच रहा यार, इतना छोटा सा बच्चा इतनी प्यारी बात कैसे बोल रहा है, या तो उसकी मम्मी ने सिखाई है इसको, या बट शायद अपने मन से आया इसके। तो इसे अच्छा ये बता दिया मैंने आपको, ये कल ही बता दिया क्या मैंने आपको? मेरे लिए तो अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो कॉल आया था। और ये भी कि वो मुझसे मिलता कैसे, आके भाग के मिलता कैसे, ये बताया मैंने आपको। अच्छा ये ऑलरेडी बता दिया, चलो ठीक है, फाइन 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 फाइन, ओके। मैं आया, उसने मेरे से ऐसे भाग के दौड़ के हक किया उसने मेरे को। बट एनीवे चलो, अब उसका लेटेस्ट जो काम है फिर वो सुनो आप भाई। लेटेस्ट उसका काम ये है कि मैं घर पे गया मान लो, एंड मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होना चाह रहा हूं, मैं कपड़े चेंज करना चाह रहा हूं। तो भाई गेट ही नहीं बंद करने देते बाथरूम का। बाथरूम में साथ में घुस जाते हैं कि पापा मैं भी करूंगा, मगर यार मेरे को कपड़े चेंज करने हैं, मैं भी करूंगा, मगर मेरे को नहाना है, मैं भी नहाऊंगा। उसका सिंपल है उसको जो भी आप करो वो सेम उसको करना है बिल्कुल। तो अब मैं, अभी तक तो वो मेरा खींचता था इस पे, है ना, अभी तक तो मेरे को समझ नहीं आया था इस गेम को कैसे क्रैक करूं। अब मेरे को समझ में आ गया है। अब मेरे को अगर उसको दूध पिलाना है तो पहले मैं ग्लास को पहले मैं हाथ में पकड़ता हूं। अरे मैं यार छुपते छुपाते पीता हूं उससे। वो देखता है, पापा क्या पी लो, पापा क्या पी लो। मैं कहा दूध। मैं भी पीऊंगा। मगर लो भाई तुम्हारा ग्लास ये रहा, तुम भी पियो। है, अब उसको भिंडी खिलानी है, अगर भिंडी भिंडी या कुछ ऐसा फ्रूट सब्जी जो उसको थोड़ा सा मुझे लगता है शायद नहीं पसंद आ रहा होगा, या जनरली वो रिलक्टेंट है जिन चीजों को खाने के लिए, तो अब मैं वही लेके जाता हूं कि देखो ये खा रहा हूं मैं, दही, मैं भी खाऊंगा। मगर खा बेटा खा तू। मजा आता है मेरे को बहुत फिर ऐसा करने में। तो वो जो पापा पापा और बेटे की राइवलरी सी चल रही है ना, फन फन वाली, वो उसमें बहुत मजा आ रहा है। एंड आजकल थोड़ा सा समझदार हो गया है, मान लेता है जो मैं बोलता हूँ उसको। बट एक चीज जो उसमें आई है लेटेस्ट, वो ये कि यार उसको एक ग्रोन अप इंसान की तरह ट्रीट करो अगर, तो वो जल्दी समझता है चीजें। मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं ना अभी, कि आप मेरी बात समझ रहे हो, एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट ना करूं अगर मैं, ऐसे अगर उस छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो नहीं मानेगा। अगर उसको समझाओ यार ऐसा मत करो बेटा, इससे नुकसान हो जाएगा या इससे फायदा है, तो वो मान लेता है एकदम से। आजकल मेरा माउस उठाता है, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं तो एक माउस है जिसके हाथ में काम कर रहा हूं, ऐसे उठाता है उसको, ऐसे फोन पे बात करने लगता है, ऐसा मान के कि ये फोन है। हाँ कुटकुट दीदी आ जाओ, वीर भैया तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। है, फिर मेरे को बोलता है पापा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ मैं कहा अच्छा भाई कर लो तुम फोन पे बात। तो यस, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, टच वुड। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत मजा आता है मेरे को टू लिव दिस लाइफ। जो लाइफ ने मेरे को एक गिफ्ट सा दिया ना भगवान ने, ये दिस इज सो हार्ट वार्मिंग, दिस इज सो क्लोज टू माई हार्ट दैट इट गिव्स मी जॉय एवरी सिंगल डे। हर दिन आनंद आता है, बहुत बहुत सारा भाग दौड़ के आता है। और ये शायद मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वो दूर से आता है, जहां मेरे को देख लेता है और दूर से ऐसे भाग के आता है और यूं गले लगता है यार, दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। आई कैन गिव अवे एनीथिंग फॉर दैट फीलिंग। मतलब किसी भी चीज को आप
कैंसिल कर सकते हो। वो भावना जो होती है ना, एक छोटा सा बच्चा आपसे कोई ऐसे लग के प्यार करे, है ना, तो वो बहुत ही प्यारी बात होती है। एनीवे अब आप में से बहुत सारे बोल रहे हैं कि वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें, इसका भी जवाब दे देते हैं। चलिए, तो भाई देखो, मैंने आपको बताया ना कि कांस्टेंट प्रोसेस है ये, और आपको कल ही मैंने बताया कि अच्छी हैबिट्स डेवलप करो। अगर आप अच्छी हैबिट्स सिर्फ डेवलप कर लोगे ना, आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, सिर्फ एक हैबिट डालो अच्छी चीजें करने की, आपका खुद ब खुद एक रुझान बन जाएगा टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। क्या करना है, अब एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी है। तो हैबिट ये है कि आप जब भी कोई नया वर्ड सुनो, चाहे क्लास के टाइम पे, चाहे क्लास के बाहर, चाहे न्यूज में, चाहे न्यूज़पेपर में, कहीं भी, एवरी डे आप इस चीज के लिए एक हैबिट डालो अपनी कि आप कोई भी नया वर्ड सुन रहे हो, अगर बी कॉन्ग्रेजेंट ऑफ इट, उस वर्ड को एक सेकंड के लिए रजिस्टर करो अपने दिमाग में, और तभी के तभी गूगल कर लो उसको। गूगल कर लो, या कैम्ब्रिज की ऐप मेरे फोन में डाउनलोड रहती है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी की, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें तुरंत चेक करो उसका मीनिंग भी चेक करो, उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लो। ये दोनों चीजें अगर आपने सॉर्ट कर ली ना, मीनिंग चेक करने का मतलब है कि आपने मीनिंग समझा और सेंटेंस में भी देख लिया उसका कैसा यूजेज है। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लोगे ना हर रोज, तो आपकी वोकैबुलरी ऐसी बिल्टअप हो जाएगी कि अनमैचेबल रहेगी। इसके साथ साथ मैंने एक काम और छोटा सा किया है कि मैं हर रोज ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ रीड करता हूं जरूर। एक भी दिन नहीं है अभी, पता नहीं कितने सालों से, बहुत समय हो गया, लास्ट मुझे याद नहीं है कि कब ऐसा दिन रहा हो जब मैंने कुछ ना पढ़ा हो। डज नॉट मीन कि मैं कोई किताब ही कैरी कर रहा हूं 24 घंटे अपने साथ, आपका सिलेबस का ही पोर्शन इतना होता है, बट कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई न्यूज आइटम आया, इन शॉर्ट्स जैसे एक ऐप है वो डाउनलोड कर रखी है मैंने, उस पर न्यूज आती रहती है, वो पढ़ लिया, कुछ भी। एवरी सिंगल डे यू हैव टू रीड समथिंग। उस रीडिंग करने के बाद आपका एक फ्लो बनेगा, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ नए एक्सप्रेशंस मिलेंगे, उनको आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में चेक कर लो तभी के तभी, और आप उसको रजिस्टर कर लो अपने दिमाग में। लिखना चाहो लिख लो, लेने के बाद एक बार आप पढ़ लेते हो ना, आपको मीनिंग ध्यान आ जाता है, फिर आप दोबारा कभी पढ़ोगे तो वो पक्का हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर सकते हो, थम्स अप दो अगर कर सकते हो तो, प्रॉमिस करो मुझे। पूछ तो लिया तुमने सीक्रेट मुझसे, बट इसको फॉलो कैसे करोगे? यस 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 यस। अरे प्रतीक सर की बातचीत, अच्छा प्रतीक सर को बुला लूं क्या, पूछूं? है तो यहां पर, रुको अभी पूछते हैं प्रतीक सर का। यार तुम लोग बड़ा सारा वो कर रहे हो ना, प्रतीक सर पूछते हैं, है तो अवेलेबल, लेट्स सी। लेट्स सी, प्रतीक सर को लेगा। आज मैं क्लास में नहीं जा रहा, पिछले 2-3 क्लास से आ ही रहे ना। अरे कहां हो सर आप? ऊपर कहां? कहां पर? अरे भाई हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं सर उड़ान की, और आपको याद कर रहे हैं बच्चे। आपने कुछ क्लास में प्रॉमिस वॉमिस करवाया था क्या आज? हैक करने के लिए? बच्चों से बात कर रहा हूं आपकी, तो आ ही जाओ ना। कितनी दूर हो आप अभी? जल्दी से आओ, 34 में आ जाओ फटाफट से। हाँ, तो आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, रुको, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा स्पैम कर दिया, मैंने बुला लिया सर को, चिंता ना करो, अभी बुलाता हूं, अभी आ ही रहे हैं वो, ठीक है, ऑल राइट। तो अभी अच्छा, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। अगली क्लास में क्या करें हम लोग? वाओ, क्लास हैक करने की बात हुई थी क्या कुछ? रेड ही तो हुई होगी ना क्लास में, हम रेड करेंगे, मिलेंगे, ऐसा कुछ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, लीडर बोर्ड नहीं दिखाया क्या आज? लास्ट जो पार्ट है क्लास का वो देख लेते हैं, चलो कौन रहा, हु इज लीडिंग इट। सो शिवम झा लीड्स अ चार्ट, द रेडियंट हया, समर्थ सिंह चौहान, सिया शर्मा, प्रियांक पाठक, काया, आरुषि कुमारी, अरमान, करण चौहान एंड देवदत्त यादव। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी बधाई हो, वेल डन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। कुछ गलती होगी तो कोई बात नहीं, बट हम लोगों ने चैप्टर कर लिया है अच्छे से। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, मैंने आपको बताया ना कई दफा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, जितना कराया उतना तो अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है 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 ठीक है। डाउट्स, डाउट्स भी देख लेते हैं चलो आप लोगों के। सर प्लीज टेक सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन आपको मैंने कराया ना कि उनका कॉन्सेप्ट कैसे बदला, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू ग्रोन अप, उनका फ्रीडम को लेकर कॉन्सेप्ट कैसे बदला, ये इसी का है बच्चा पार्टी। हाँ सर, आओ जल्दी से आओ, आओ आओ आओ। खिला दिया सर, आते ही खिला दिया सर। हाँ आओ, ठीक है
ठीक है, तो आपको अगर ये चाहिए कि मैं स्पेसिफिकली कुछ सीबीक्यूज लेके आऊं जो पास्ट ईयर में है, वो भी मैं ले आऊंगा, बट मैंने आज कराया है कुछ क्वेश्चंस जो सीबीक्यू से है ना, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि सीबीक्यू से जुड़े हुए थे, समझाया मैंने डिटेल में आपको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है वो। चेन्स मतलब होता है चेन्स ऑन, जो चेन होता है, जो सलाखें होती है ना, हिंदी में वर्ड बोलते हैं हम चेन्स का, यहाँ रेफरेंस, जो चेन्स का मतलब है यहां पर वो क्या है, किसी को गुलाम बनाना अपना। चेन्स ऑन एनी ऑफ माई पीपल मतलब जो लोग मेरे गुलाम हैं आपके, ऐसा कुछ सेंस है, गुलामी। प्रयास नहीं होने थे, अरे अरे वाह क्या बात है, अंत में परिणाम ही देखे जाएंगे, प्रयास नहीं होने थे, खेल जितने मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, कि खुशबू हमारे हाथों को छूकर निकल गई, हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। क्या बात है यार, ये तो मैंने कहीं बहुत देखा है, पढ़ा भी है, बड़ी खूबसूरत सी बात है, क्या बात है। देखो क्या, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेके समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथों को छूकर निकल गई, हम खूब फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। आह वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा ख्याल है दोस्त। ठीक है, एक बार शॉर्ट में बता दूं पूरा चैप्टर। अरे भाई साहब, ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहे कुछ। ठीक है, ठीक है, आयुजिम यही आप लोगों के डाउट्स हैं, क्योंकि बाकी सब तो रिपीट हो रहा है, भाई की जो शायरी है बार बार रिपीट हो रही है, तो बढ़िया है, लेकिन अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी कुछ नज्म सी मेरे को लगी, बहुत ही अच्छी बात है ये। और अभी प्रतीक सर का कॉल है, ही सेइंग कि मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं सब लोगों के लिए, तो देखते हैं क्या ला रहे हैं ऐसा वो, है ना, लेट्स सी। फटाफट से उनको बुला ही रहे हैं हम काफी देर से। कुछ और आप लोगों के कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं तो पूछ लो आप लोग। थीफ स्टोरी आप लोग बोल रहे हो अगला, नेक्स्ट इन सीक्वेंस हमारा क्या है बताऊं आप लोगों को, हम अगला जो हम करने वाले हैं चैप्टर, तो अगला जो सीक्वेंस में प्लानर के अकॉर्डिंग है, आप लोगों को पता है ना प्लानर को हम फॉलो करते हैं, तो जो प्लानर है बच्चा पार्टी, उसमें अगला चैप्टर है, द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इन प्लानर इज वीडियो कॉल, अगली क्लास में करूंगा चलो, ठीक है। वीडियो कॉल में आपके लिए, वीडियो कॉल में थोड़ा टाइम चाहिए होता है असल में, तो जो टॉपिक जिसमें टाइम कम हो उसमें आप वीडियो कॉल का अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आज हम कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉल के लिए सेटअप करना पड़ता है पहले। हाँ, अगला टॉपिक द थीफ स्टोरी है भाई, बहुत बढ़िया है ना, द थीफ स्टोरी ही कवर करने वाले हम, चिंता ना करो। ओके 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 ओके, थीफ स्टोरी है, फिर उसके बाद कोई पूछ रहा था टाइगर इन द जू कब है, तो पहले थीफ स्टोरी है नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद टाइगर इन द जू है इस हफ्ते के, लेकिन दोनों क्लासेस हमारी हो गई हैं, ये अगले हफ्ते होंगे दोनों टॉपिक्स, ठीक है, दोनों टॉपिक्स ही अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल्ड हैं। ऑल राइट, पूछ लूं कहाँ रह गया प्रतीक सर यार, आप लोगों को जो ब्रेक देना था वो तो ब्रेक फिर मैं दे नहीं पाऊंगा ना, छुट्टी जल्दी करनी थी ना आप लोगों की। नरेशन, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने थोड़ा सा बाद में रखा हुआ है, पहले टेंस किया है, टेंस के बाद नेचुरली जो टॉपिक बनता है करना वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे हम इसके बाद, पहले नेक्स्ट जो है सेंस। हेलो सर, अरे वाह भाई, ये क्या है, लस्सी, थैंक यू यार प्रदीप सर, इतनी गर्मी पड़ रही है, कितने प्यारे इंसान हो यार। हाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, मैंने कहा सर के लिए समर वेकेशन सो स्वीट ऑफ यू, समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं उनके। अरे भाई थैंक यू, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए क्या? हाँ सर, आज से अपने कब हो रहे हैं? हमें तो पता नहीं, हमें भी तो अपने चाहिए। समर वेकेशन नहीं होता, समर वेकेशन लेकिन कितना प्यारा होता था ना सर, बचपन में यार वही चीज ना, कि वेट होता था यार छुट्टियों का, और डीएम ऑर्डर्स के वेट होते थे कि डीएम ऑर्डर हो जाए कि और ज्यादा गर्मी पड़ जाए, हाँ, आग बरस जाए हमारी तरफ और से तो। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो 1 बजे का स्कूल सपोज बोल दिया जाता 12 बजे तक की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, एक तो ये कुछ भी करके बस छुट्टी बंद हो जाए स्कूल, ऐसा था भाई, बहुत मजा आती थी उसके असर, विंटर वेकेशन में लेट स्कूल जाने का वो अलग खुशियां होती थी यार, अलग ही मजा था। खैर लेकिन आपने आज क्या वो पढ़ा था ये बता दो मुझे, क्योंकि ये सब बोल रहे थे कि सर को बुलाओ, प्रतीक सर को, तभी अच्छा मैंने कुछ नहीं, मैंने तो कहा था कि यार आप गेम खिलाओगे, आज छुट्टी हो जाएगी, गेम मैंने खिलाया, देखो आपको दिखा देता हूँ, चलो आप भी खेल के बताओ। अरे सर के साथ खेलेंगे सर से गैस कराते हैं, चलो सर गैस करो, ये गेम है। सनफ्लावर, ठीक है, दूसरा बताओ। रेनबो, ठीक है, फुटबॉल, ये तो इजी है यार। हाँ, ये फुटबॉल है, फुटबॉल ये है, और उसके बाद टी आइसक्रीम है, टी क्रीम, टी क्रीम है। फंस गए सर, एक पे तो फंस गए। अरे यार सर सोचो सर थोड़ा सा यार, कप केक, यार good ये job। वाला बढ़िया था, ये वाला लास्ट वाला, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। म्यूजिक बुक, ट्यून बुक, पाई बुक
अरे कुछ और है, बताओ क्या है? अरे यार म्यूजिक, अच्छा पहला सही है। बच्चा बाटी, हाँ। तो ये बता दो, सर को हेल्प कर दो। अरे यार हाँ। क्या है, क्या है बताओ सर, लगाओ ना थोड़ा। नोटबुक। अरे कितने शातिर हो तुम यार, उधर लिख के एकदम से इधर थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उधर पलटे एक बारी और ऐसे दिखाया मेरे को, अरे नोटबुक, नोटबुक है ये। टी क्रीम, ये भी अच्छा होता है हाँ, टी ये वाला अच्छा है क्रीम, ना? टी क्रीम। तो ये तो आपको लगा क्या लल्लू सा गेम है, फिर आपको लगा नहीं अरे यार लास्ट गेम तो है। नहीं, लेवल बढ़ गया सर। है ना? अच्छा एक और है क्या? नहीं नहीं, बस एक ही रखा है। बहुत बढ़िया है ना? लेकिन सर बच्चों को छुट्टी देनी चाहिए आपको आप यार। छुट्टी देते हाँ, हैं, चलिए। छुट्टी दे दीजिए। चलो बच्चा ठीक बाटी, है। नहीं मिलते हैं। अगली क्लास में पूरी क्लास जो है गेम पीरियड रहेगा सर। सर का सर का अगली क्लास नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी मेरी दूसरी क्लास जाएगी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, बहुत दिन से आप पढ़ा रहे हो सर सर। मेरी 3-4 क्लास में आ जाए, मैं सिलेबस तो हो ही ना फिर मेरा। गिव अवे मांग रहे हैं सर, यही है। कि भाई यार ये आप बोलते रहे सर ऐसे नहीं, इसको लेकिन पहुंचाऊं कैसे आप तक? कुछ तो टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं सर। सर, अभी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि चीजें ऐसे कैमरे के आर पार भेजी जा ठीक है सके। सर, बन जाएगी जब तो हो जाएगा तो बताऊंगा। करते हैं फिर, हाँ? चलो भाई, चलो, बाय बाय बाय, सी यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं जल्दी, ठीक है, चलो सी यू। बाय सर।